नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में। चलिए आज के आर्टिकल्स देखते हैं। आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है ये बात करता है हमारे देश में हर 10 वर्ष में होने वाली जनगणना के बारे में। जनगणना जिसे हम सेंसस कहते हैं अंग्रेजी में, इसका क्या महत्व है और कोविड के चलते हुए सेंसस जो कि 2020 में ही होने वाला था वो टलते जा रहा है। तो इन्हीं मुद्दों पे बात करेंगे। जनगणना का क्या महत्व होता है, किस तरीके से ये नीति निर्धारण में मदद करता है, उन सारे मुद्दों पर हम इस आर्टिकल में बात करेंगे। उसके बाद में जो आज का हमारा दूसरा आर्टिकल है ये हमारे देश में पुलिस सुधारों पर बात करता है। प्रकाश सिंह के जजमेंट के बारे में हम इसमें बात करेंगे। आज ही के दिन 2006 में इसी दिन ये जजमेंट पास हुआ था, तो उस बारे में हम इसे पुनः याद करते हुए और यहाँ पर क्या सुधार बताए गए थे और क्या स्थिति है पुलिस की हमारे देश में, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मैं अपना परिचय करवाना चाहूंगा। मैं खुशवंत पवार। आप चाहे तो मुझसे ट्विटर और लिंक्डइन पर जुड़ सकते हैं। वहां पे आप चाहे तो कोई प्रश्न हो, कोई डाउट हो तो वो भी आप मुझसे सीधे पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। अब आते हैं हमारे एमसीक्यू के ऊपर। वो यह है कि आईपीसी के किस प्रोविजन के अंडर, किस सेक्शन के अंतर, किस धारा के अंतर्गत घृणा फैलाने वाले जो वक्तव्य होते हैं जिससे हमारी सामाजिक एकता खंडित होती है, उसके अंतर्गत इसे अपराध माना गया है। तो निम्न में से किस प्रोविजन, किस धारा के अंतर्गत ये माना गया है? आपको ऑप्शन ए है सेक्शन 153A, ऑप्शन बी है सेक्शन 151, ऑप्शन सी है सेक्शन 153A या ऑप्शन डी सेक्शन 124A ऑफ आईपीसी। जो भी आपका उत्तर हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अब आते हैं हमारे वर्णनात्मक प्रश्न पे। तो कई स्टैटिकल इंफॉर्मेशन हमें मिलती है सेंसस के द्वारा, जो कि हर 10 वर्ष में भारत में होती है। इसका क्या महत्व है, इस पर आपको एक चर्चा करनी है 250 शब्दों में। चलिए आर्टिकल की ओर बढ़ते हैं। पहला आर्टिकल जो कि सेंसस के बारे में है। तो जैसे आपको पता है कि हर 10 वर्ष में सेंसस होने रहते हैं हमारे देश में। हम इस बार की जो सेंसस है ये 2020 से शुरू होकर 2021 में इसके आंकड़े आने चाहिए थे, लेकिन कोविड के चलते हुए, इस महामारी के चलते हुए यह जो सेंसस का पूरा प्रक्रिया है ये समय से थोड़ा आगे बढ़ गया है। अब बात यहाँ पर ये है कि हाल ही में संसद में कास्ट सेंसस की बात की गई थी कि जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। तो एक डिबेट तो हमारे देश में कास्ट सेंसस पे चल रहा है, लेकिन जो हर परंपरागत 10 वर्षों में सेंसस होता था वो अभी तक नहीं हुआ है और इस और किसका भी ध्यान नहीं है। सेंसस अपने आप में काफी ज्यादा महत्व रखता है, काफी ज्यादा हमको स्टैटिस्टिकल फिगर, सांख्यिकी की आंकड़े यहाँ से मिलते हैं जिसके आधार पे हम नीति निर्धारण कर सकते हैं। अब बात ये आ रही है कि सेंसस को लोग इतना महत्व क्यों नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ये अपना सिग्निफिकेंस जो है वो खोते जा रहा है। अगर हम हमारे देश में देखें तो डिजिटल कंसेंसस के आधार पे हम यहाँ पर सेंसस हमारी कर सकते हैं, जो कि बहुत क्विक और फास्ट भी रहेंगी और बेटर कवरेज भी रहेगा, लेकिन इस और ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उसके अलावा बात ये की गई है कि सेंसस इज मोर देन जस्ट काउंटिंग द पॉपुलेशन। हमें यहाँ पर यह समझने की आवश्यकता है कि जनगणना में केवल हम आंकड़ों के लिए या संख्या के लिए ये पूरी प्रक्रिया नहीं करते हैं। हमारे देश में जो नीतियां बनती है, जो पॉलिसी बनती है, उसके लिए जरूरी है कि हमें धरातल पर क्या स्थिति चल रही है उस हिसाब से हमारे देश में नीति निर्धारण अर्थात पॉलिसी बननी चाहिए। तो यहाँ पर कास्ट सर्वे पर जोर दिया जा रहा है राजनीतिक पार्टियों के द्वारा, पॉलिटिशियंस के द्वारा, लेकिन जो सेंसस होता है जिसमें ये सारी चीजें शामिल होती है, जिसमें बहुत से तत्व शामिल होते हैं, कास्ट सेंसस से तो आपके रिजर्वेशन पे ही फर्क पड़ेगा, आप रिजर्वेशन की कैपिंग ही ऊपर नीचे कर पाएंगे, लेकिन जो हमारा सेंसस होता है हर 10 वर्षों में, उसके जो आंकड़े हैं वो इससे कई ज्यादा महत्व रखते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हम देख सकते हैं, बहुत सारे चीजों के हिसाब से हम पॉलिसी बना सकते हैं। अब बात ये की गई है कि सेंसस ने अपना महत्व इसलिए भी खोया है क्योंकि इस तरीके के अलग अलग माइक्रो इश्यूज पे सेंसस या सर्विस देखने को मिलते हैं। NSSO के बहुत सारे सर्वेज होते हैं, सोशो इकोनॉमिक अलग सर्वेज होते हैं। इसके चलते होता ये है कि सरकार को जब लगता है तब वो अपना एक अलग सर्वे करवा के और यहाँ पर उसके आधार पे, उस आंकड़ों के आधार पे पॉलिसी बना देती है। लेकिन हमारे पास में जो ऑलरेडी मैकेनिज्म है सेंसस का,
हम उसके आंकड़ों पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं और इसके लिए वो अपना सिग्निफिकेंस खोते जा रहा है। उसके अलावा बात की गई है कि सेंसस के जो आंकड़े आती है उसको सरकार जल्दी से पटल पे भी नहीं लेकर आ पाती है, मतलब उसे टेबल पे या लोगों में पब्लिक नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? इसके पीछे पॉलिटिकल रीजन, राजनीतिक कारण होते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम ले तो 2011 की जो सेंसस थी उसमें बताया गया था कि किस तरीके से इंटरनल माइग्रेशन हुआ है, लेकिन सरकार ने ये आंकड़े नहीं आने दिए थे बाहर, क्योंकि राजनीतिक रूप से सरकार को इसकी हानि उस वक्त की जो सरकार थी उन्हें हानि हो सकती थी। फाइनली 2017 में चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने जब इकोनॉमिक सर्वे में एक कंप्लीट चैप्टर लिखा, तब उसमें 2011 की इंटरनल माइग्रेशन के आंकड़े सामने आए। तो कई बार ये भी होता है कि सेंसस जो इतनी खर्चीली और लंबी प्रक्रिया है, इससे जो रिजल्ट, जो परिणाम निकल के आना चाहिए और जिस पर काम हमें नीति बनाने के लिए करना चाहिए, वो नहीं हो पाता है, क्योंकि यहाँ पर पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी सामने आ जाता है। उसके अलावा अगर हम देखें तो सेंसस अपने आप में एक बहुत ही अच्छी और जरूरी एक्सरसाइज है, क्योंकि इसी माध्यम से हम कास्ट, रेसिडेंस, एज, जेंडर, रिलीजन जैसी कई सारी चीजें हमें यहाँ पे डेटा के रूप में मिलती है कि कौन सा कास्ट या रेसिडेंस या एज वाइज कितने लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन है। लिंग अनुपात जैसी महत्वपूर्ण चीजें जो है वो भी हमें जनगणना से ही पता चलती है। तो अपने आप में जनगणना का महत्व इसलिए काफी ज्यादा बढ़ जाता है। अब बात ये आती है कि अगर इस डेटा को सही रूप से यूटिलाइज किया जाए तो ये पॉलिसी मेकिंग में बहुत ज्यादा काम आ सकता है। उसके साथ में द डेटा ऑल्सो नीड्स टू बी टील्ड against more objective to implement neutral intervention policies। तो हम जो पॉलिसीज लाती है वो कहीं ना कहीं हमारे सामाजिक चीजों को, आर्थिक चीजों को रिफ्लेक्ट करती है। तो क्यों नहीं हम उसका जो आधार है उसे जनगणना को उसका आधार बना सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात इस आर्टिकल में बड़ी सुंदर एक बात कही है कि हम कास्ट और रिलीजन के बेस पे पड़े हुए हैं कि इस बेसिस पे हम जनगणना करेंगे और फिर हम बताएंगे कि हाँ ये पर्टिकुलर रीजन है, ये पर्टिकुलर कास्ट है, इनके तरफ से ये एक चीज देखने को मिल रही है, यहाँ पर ये कमी है। तो राइटर ने इसमें सुझाया है कि आपको होलिस्टिक डेवलपमेंट की आवश्यकता है, समाज के सब तबके को लेकर आगे चलने की आवश्यकता है। कोई भी रिलीजन हो, उसमें हर रिलीजन में, हर कास्ट में अलग अलग स्ट्रेटास होते हैं। उन सारे स्ट्रेटास को आप तभी एड्रेस कर सकोगे तब आप और दूसरे सोशो इकोनॉमिक मापदंड देखोगे, सामाजिक आर्थिक मापदंड देखोगे। तो यहाँ पर बताया गया कि कास्ट और रिलीजन की जो गणना है, चलिए ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी हमारी, उनसे ज्यादा फोकस जो है वो सामाजिक और आर्थिक सर्वेक्षण पे या गणना पर होना चाहिए, जिस तरीके से हमारी पॉलिसी जो है वो सीधे तौर पे अफेक्टेड हो सकती है। जब हम बोलते हैं कि अंतिम व्यक्ति तक जो सेवाएं हैं, जो वेलफेयर स्टेट की ड्यूटी है वो अंतिम व्यक्ति तक होती है, तभी हो सकता है। तब आप अलग अलग मापदंड लेकर आए। तो अपने आप में यही बात बताई गई है कि जनगणना जो है उसका अपना महत्व है, तो यहाँ पर जरूरी है कि हम इसके महत्व को ना भूलें। उसके अलावा जो नीति निर्धारण के लिए सेंसस को हमें एक सेंट्रल पॉइंट बनाने की आवश्यकता है। चलिए दूसरे आर्टिकल पे आते हैं। 22 सितंबर आज ही के दिन सुप्रीम कोर्ट ने प्रकाश सिंह जजमेंट पास किया था। प्रकाश सिंह जजमेंट में 7 डायरेक्शन दिए गए थे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इस केस में बताया गया था कि हमारे देश की जो पुलिस व्यवस्था है ये औपनिवेशिक काल से जो चली आ रही है वैसी ही इसमें सुधार लाने की आवश्यकता है। उसके अलावा अभी का जो हमारा सिस्टम है, जो प्रणाली है, उसमें पुलिस की शक्तियों का यूज से ज्यादा अब्यूज देखने को मिलता है। तो इसी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर रास्ता निकालते हुए 7 डायरेक्शन इशू किए थे। अब ये 7 डायरेक्शन, अलग अलग ये 7 डायरेक्शन थे, उनको एकदम संक्षिप्त में हम यहाँ पे समझेंगे। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बात की थी कि जो पुलिस है ये लोगों की, नागरिकों की सेवा के लिए है। नागरिकों को इससे ज्यादा फायदा होना चाहिए, ना कि पॉलिटिशियंस को। लेकिन हमारे अगर देश में देखा जाए तो हमें देखने को मिलता है कि राजनीतिक कारणों से ही पुलिस को इस्तेमाल किया जाता है। सीबीआई जैसी एक सेंट्रल एजेंसी को कई बार एक पिंजरे में बंद तोता कहा जाता है। और अगर हम वास्तविक में देखें तो हमारे देश में सेंट्रल और स्टेट लेवल पे कई हद तक हालत ऐसी ही है। लोग, पुलिस अधिकारी
कई बार ये देखने को मिलता है कि पुलिस अधिकारी बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन राजनीतिक दखलंदाजी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। तो यहाँ पर कुछ सुझाव दिए गए थे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उनकी चर्चा कर लेते हैं। तो बताया गया था कि हर स्टेट में पुलिस स्टैब्लिशमेंट बोर्ड्स हो, जो कि यहाँ पर ये निर्धारित करे, ये बोर्ड्स ही निर्धारित करेंगे कि किस तरीके से ट्रांसफर हो, प्रमोशन हो किसी भी पुलिस अधिकारी का। सरकार जो है राज्य की, उनके पास की पावर खत्म करने की बात की गई थी। बताया गया था इस जजमेंट में कि जो भी पुलिस स्टेशन इंचार्ज से लेकर हेड ऑफ पुलिस तक जितने भी प्रमोशन ट्रांसफर्स है, ये एक निष्पक्ष बोर्ड के द्वारा होना चाहिए। उसके अलावा हेड ऑफ स्टेट अगर हम चुनते हैं, यहाँ पे पुलिस डिपार्टमेंट का हेड ऑफ स्टेट चुनने के लिए यहाँ पर यूपीएससी की तर्ज पर या यूपीएससी के द्वारा एक सिलेक्शन प्रोसेस, अनबायस्ड सिलेक्शन प्रोसेस होनी चाहिए। उसके अलावा सिक्योरिटी कमीशंस बनाने की भी बात की गई है, जिसमें ये भी बात की गई है कि जो हमारा लॉ और इन्वेस्टिगेशन, लॉ एंड ऑर्डर और इन्वेस्टिगेशन, ये दो बड़े काम होते हैं पुलिस के, तो इनको भी अपने आप में सेपरेट करने की बात की गई है। कि कई बार ये देखने को मिलता है जो पुलिस अधिकारी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, अगले दिन उसे बंदोबस्त पे एक सुरक्षा के लिए ड्यूटी भी करनी पड़ती है। तो ऐसी कुछ चीजें हैं जो कि पुलिस के काम को काफी ज्यादा अफेक्ट करती है। उसके अलावा एक और बहुत अच्छी बात ये की गई थी कि डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पे पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटीज होनी चाहिए। मतलब अगर पुलिस की तरफ से कुछ गलत किया जाता है तो उसके लिए भी, रिड्रेसर के लिए भी एक अथॉरिटी बनाई जाए, जिसमें नागरिक सीधे जाके पुलिस अधिकारी अगर कुछ गलत करता है तो उसके खिलाफ कंप्लेन कर सके। उसके अलावा इसमें कुछ सुझाव ये भी दिए गए थे कि अगर हमारे देश में हम पुलिस की स्थिति देखें तो एक पुलिस अधिकारी को कम से कम दिन में 14 घंटे काम करना पड़ता है, क्योंकि काफी हद तक जिस तरीके से काम स्ट्रक्चर्ड है और जो पुलिस की स्ट्रेंथ है, ये अपने आप में कम है, इसको देखते हुए। उसके अलावा कुछ काउंटर देखने को मिले हैं इन रिफॉर्म्स के, कि सरकार ने इन सुझावों को, इन डायरेक्शंस को लागू करने के बजाय यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें करी जिससे और ज्यादा यहाँ पर पॉलिटिशियन सेंट्रिक हमें पुलिस देखने को मिली। उदाहरण के लिए अगर देखें तो जो रिटायरिंग ऑफिसर्स है, उनको सरकार 2 साल का, 1 साल का एक्सटेंशन दे देती है कि वो इस एक्सटेंशन से चाहती है सरकारें कि वैसे भी ये रिटायर होने वाले हैं, हम इन्हें 1-2 वर्ष और एक्स्ट्रा दे देते हैं, इन्हें सर्व करने को भी मिलेगा और साथ ही सरकार को इससे ये फायदा मिलेगा कि ये एज अ पॉलिटिकल टूल पुलिस को यूज कर सकती है। तो कई बार जो डिसेंट होती है, जो एक विपरीत आवाज होती है, विरोध में आवाज होती है सरकार की, उसको दबाने का काम भी किया जाता है। उसके अलावा कई बार ये भी देखने को मिलता है कि पॉलिटिकल पार्टीज है, तो पॉलिटिकल पार्टीज को अलग अलग तरफ से फंड्स मिलता है। तो कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि जहां से इन पॉलिटिशियंस को फंड्स आते हैं, उन जैसे तत्वों को भी पुलिस के द्वारा पुलिस फेवर देती है सरकारें, क्योंकि पुलिस जो है वो पूर्ण रूप से यहाँ पे सरकारों के हाथ में है। तो ऐसी कुछ चीजें हैं, समय के साथ में देखने को मिलेगा कि क्या ये डायरेक्शन फुलफिल होते हैं, क्या इन डायरेक्शनों को अमली जामा पहनाया जाता है सरकारों के द्वारा। अगर नहीं तो क्या फिर सुप्रीम कोर्ट इसमें और कुछ कदम भी उठाता है क्या। तो चलिए आज का जो हमारा विश्लेषण है वो ये समाप्त होता है। अगर आप हमें ऑडियो फॉर्म में सुनना चाहें तो हमसे स्पॉटिफाई, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट और एंकर पे जुड़ सकते हैं। आपको करना सिर्फ ये है कि डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस आपको सर्च करना है और आप हमें फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमसे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप लॉ सीखो की वेबसाइट www.lawsikho.com विजिट कर सकते हैं। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड टू लॉ।